अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 इंतहाई अहम मौजू हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में, बिलखुसूस कराची में लाकानूनियत की एक नई लहर, जिसमें जो भत्ता माफिया है एक बार फिर सर उठा रहा है और इस वक्त रोज़ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्डर्स को और ताजिरों को जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको गोली में लिपटी हुई भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं और बाकायदा मोटरसाइकिल सवार आके उनको ये भत्ते की पर्चियां दे रहे हैं और उसके बाद टेलीफोन कॉल्स के ऊपर भी धमकियां दी जा रही हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें खुली छुट्टी दी गई है। इसके अलावा हम आज के ही प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कारोकारी की बढ़ती वारदातों के हवाले से भी, जिसमें पिछले 4 साल में जो रिपोर्ट केसेस हुए हैं तकरीबन 595 अफराद इस मकरू और जाहिलाना रस्म की भेंट चढ़े हैं। और प्रोग्राम में आखिरी टॉपिक हमारा होगा मुल्क भर में बच्चों की गुमशुदगी, उनके अगवा या उनके लापता होने की बढ़ती वारदातों के हवाले से। तो पहले टॉपिक में हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर साहब, जो कानून है, समाजी रहनुमा है। जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एक दोबारा हम देख रहे हैं कि एक अपराइजिंग हो रही है कराची में। भत्ता माफिया जो है वो इस वक्त काफ़ी जड़ पकड़ रहा है और वो जो ओल्ड सिटी एरिया है जहाँ पर लियारी गैंग वॉर एक ज़माने में बड़ी बदनाम थी, तो कहा यह जा रहा है कि उसी की बाकियात जो है वो दोबारा सर उठा रही हैं। व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन जिब्रान साहब? जनाब, कराची पे सबसे बड़ा इज्तिमाई टाका तो 8 फरवरी को डाला गया था। 3 करोड़ लोगों ने, या 3 करोड़ में से जो वोटिंग पॉपुलेशन थी शायद करोड़ होगी, उन्होंने जिनको वोट दिया था, क्या वो एमएनए और एमपीएस बने हैं आपके? तो आप मुझे बताइए कि आप जिस पुलिस को या जिस रेंजर्स को अकाउंटेबल करना चाह रहे हैं वो किन को सर्व करते हैं और किन के अहकामात पे काम कर रहे हैं। और अगर वो जिनके अहकामात पे काम कर रहे हैं तो सूबे के और शहर के अरबाब इख्तियार हैं, वही अगर चोरी चकारी पे आ जाएं या मेयर कराची के लिए जो है मुखालिफ पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए लोगों को हब्स बेजा में रखा जाए, उनको अगवा किया जाए, उन पे झूठे पर्चे काटे जाएं और फिर उनसे वोट लेके मेयर कराची मुंतखब किया जाए, तो आप और मैं तो बहुत ही मासूम है अगर हम आइसोलेशन में या खला के अंदर कराची में बिगड़ते हुए कानून की सूरत हाल पर बात करेंगे। भत्ता तो वो भी था, चोरी तो वो भी था, डाका तो वो भी था जो डाला गया। इसलिए आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जब वो लोग जो बरसरगे इख्तिदार हैं आवाम को अकाउंटेबल ही नहीं है, तो आपकी मेरी तकलीफ मायने नहीं करती। हाँ, कल को किसी मिनिस्टर को भत्ते की पर्ची आएगी, कल किसी को इन्फ्लुएंशियल इंसान के घर पे डाका डलेगा खुदा ना ख्वास्ता, या किसी को अगवा बराए तरान पे किसी का बच्चा उठा के ले जाएंगे, तो शायद ये कानून हरकत में आ जाए। ये आपके और मेरे लिए नहीं आएगा। जिब्रान साहब, माजी में गैंग वॉर को ख़त्म किया गया था। माजी की सूरत हाल आपके सामने है। सियासी जमातों की अस्करी विंग हुआ करते थे, सियासी सरपरस्ती भी हुआ करती थी और उसके बाद इन वाक़यात में कमी हुई थी। लेकिन अब ये दोबारा जो अपराइजिंग है, मैं इसके हवाले से ज़रा पर्टिनेंट जानना चाह रहा हूँ, क्या इसका हल है? जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, क्या है, किस तरह से आप इसको करेंगे? अच्छा, तो जो माजी के अंदर गैंग वॉर हुई थी और जो माजी के अंदर अस्करी विंग थे, ये क्या कोई चमत्कार हुआ था? किसी ने कोई मंत्र पढ़ा और ये वजूद में आ गए थे? इनको असला किसने ला के दिया? कहाँ से इनके पास इस तादाद के अंदर असला आया? उस वक्त सूबा सिंध की हुकूमत के ही थे ना वजीर दाखिला, जो कहते थे मैंने इतने हजार इतने लाख जो है लाइसेंसेस बांटे हैं। यही वो जो अस्करी विंग जिस आप एमक्यूएम की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मुशर्रफ साहब की डार्लिंग नहीं थी क्या? उन्होंने इसकी रिसर्चेस के अंदर अमल दखल नहीं दिया था क्या? 80 के अंदर इनको आम नहीं किया गया था क्या? इसके अंदर अस्करी पसंदी जो है वो रियासत की तरफ से पैदा नहीं की गई थी? हम फिर ये चीजें करते भाई, आप खुद ही एक देव, एक जिन, एक वबाले जान पैदा करते हैं, एक पेंडेमिक पैदा करते हैं अवाम के लिए। नहीं तो वो जो दूसरी जो स्टेक होल्डर कराची की जो मैंडेट के दावेदार हैं, जो दावा करती हैं, चाहे वो उसमें पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इनका कोई अमल दखल फिर कराची के इन मामलात को लेकर आप नहीं देखते? ये सारी सियासी जमातें खामोश हैं। फिर एक एक सीट तो मुत्तहिदा को और पीपल्स पार्टी को जो कराची में मिली है एमपी एमएनए की, वो एस्टैब्लिशमेंट ने, रियासत ने फॉर्म 47 के तहत लाके दी है। उनके पैर ही नहीं कराची में, उनका कोई वजूद ही नहीं रहा कराची के अंदर। उनको कोई एक यूसी की सीट देके जितने नहीं देना चाहता, वो मुसल्लत कर रहे हैं अपने आप को।
तो वो जब अपने आप को मुसल्लत हम पे कर रहे हैं, हम उनसे क्या बोलेंगे कि वो स्टेक होल्डर हैं कि नहीं? और जिनको वोट दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, इससे पहले सर, इससे पहले जो स्टेक होल्डर थे, अपनी ताकत दी नहीं। जब पीटीआई को कराची की सीटें दी गई थी, जिस तरीके से अभी एमक्यूएम को दी हैं, तो उस दौरान में आप समझते हैं कि वो दौर बहुत अच्छा था, वहां पे लाकानूनियत नहीं थी, वहां पर रोड बड़े अच्छे बनाए, वो जो पीटीआई के जो एमएनए एमपीएस थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। अगर अच्छा काम किया था तो फिर मामला तो बड़ा बेहतर हो जाना चाहिए था। कराची आज बिल्कुल मुख्तलिफ अच्छा, तो सोल्यूशन ये है कि अगर जिसको वोट दिया और वो काम ना करे तो किसी को भी मुसल्लत कर दो हम पे लाके। भाई कम से कम उस दौर के अंदर उन लोगों का गिरबान तो पड़ा जा सकता था, उनसे सवाल तो किया जा सकता था कि अगली बार वोट नहीं मिलेगा अगर ये कारकर्दगी रही। अब तो ऐसे लोग आ गए जिनको आपका मुंह तकने की जरूरत नहीं है, जिनको कॉर्नर मीटिंग की जरूरत नहीं है, जिनको इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी उन लोगों से पूछा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो कराची के गटरों पे सियासत करके ऐवान बाला में चले गए, एमएनए एमपीए बने गए, कराची के गटर के ऊपर सियासत करके, उनसे आपने पूछा? फिर ये सारी बातें कभी पूछी कि जनाब क्या डिलीवर किया आपने? आप चूंकि बतौर सहाफी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया है बतौर समाजी रहनुमा और वकील कह के, तो मेरे 15 साल की अगर आप एक तारीख देखेंगे उठा के, तो आपको नजर आएगा कि मैं बहुत भरपूर तरीके से पूछ रहा था। और उस पार्टी के अंदर मेरे कोई फैंस शामिल नहीं है, बट बात इतनी सी है, मेरा इस वक्त होना यह है कि मैं कैसे जाके मेयर कराची का गिरबान पकड़ूं जब वो अवाम के वोटों से ही नहीं आया। मैं कैसे जाके कराची के किसी भी एमएनए का गिरबान पकड़ूं जब वो अकाउंटेबल ही नहीं है अवाम को। अगर उसने फॉर्म 47 के जरिए जीत जाना है और शहर में हुकूमत बनानी है और शहर के अंदर कानून साजियां करनी है और हुकूमत साजी करनी है, वो हमें जवाबदेह ही नहीं है। कल को कोई ट्रेंडिंग वीडियो आ जाएगी किसी रैंसम के होते हुए, कोई तवान के होते हुए, कोई ब्रूटल मर्डर सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो जाएगा, वो एक वायरल मोमेंट बन जाएगा, तो ये लंजार साहब, ये मुराद अली शाह साहब, ये बिलावल भुट्टो सारे आपको एक्टिव नजर आ जाएंगे। वरना आए दिन जो आपके प्रोड्यूसर ने मेरे साथ अदादोशुमार शेयर किए जो अखबार में छपे हैं कि 390 के करीब जो है वो जिना के वाकये हैं, 4000 के करीब जो है वो अगवा के वाकये हैं, उनमें से कितने सैकड़ों जो है वो अगवा बराए तवान के वाकये हैं। चूंकि वो अभी तक वायरल मोमेंट नहीं है, वो कोई रोती हुई माँ हमारे सामने नहीं आई, कोई रोता हुआ बाप हमारे सामने नहीं आया, कोई रोता हुआ यतीम बच्चा हमें नजर नहीं आया कैमरे पे, वो वायरल मोमेंट नहीं बना, इसलिए हुकूमत सो रही है। क्योंकि जो हुकूमतें मुसल्लत करती हैं अपने आप को, अवाम के वोट से नहीं आती, वो फिर ये अच्छा ये हाल थोड़ा पॉपुलर केसेस पकड़ती हैं, मैं भी आपके साथ केसेस को राइट करती हैं। मैं भी आपके साथ आदादो शुमार जरा थोड़े से शेयर कर लूं। 1633 अफराद जो हैं वो रवा साल सिंध में कत्ल हुए। कराची में 482, सक्खर में 306, लाड़काना में 377, हैदराबाद में 362। तो ये तो जो लाड़काना तक इसमें शामिल है। तो चले हम कराची का रोना रो रहे हैं, लेकिन जो ज़ाहिर है कि जो सूबाई हुकूमत की अपना उनका जो ग्राउंड है वहां पर भी इस तरह के वारदातें, वहां पर भी आपको लग रहा है कि वो सोए हुए हैं बिल्कुल? चूंकि जमहूरियत वहां पे भी नहीं ना, वहां तो वो फ्यूडल ओलिगार्कीज हैं, फ्यूडल फिefdoms बनी हुई हैं। 30 से 35 खानदान हैं वडेरों के, जिनके तहत पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर हुकूमत करती है और अपने आप को मुसल्लत करती है। और जमहूरियत की जो सबसे बड़ी दाई है वो अपने गढ़ के अंदर, वहां पे गली कूचों के अंदर जमहूरियत अभी तक लाके दे नहीं सकी। एक पेट्रनेज के निजाम के तहत पीपल्स पार्टी जो है बार बार हुकूमत बनाती है। इनके वडेरे छोड़े आम इंसान को, आपकी बरादरी के लोगों को, सहाफियों को कत्ल कर देते हैं, फिर भी अगले इलेक्शन के अंदर इनको एमएनए एमपीए का टिकट मिल जाता है या उनकी औलाद को मिल जाता है। कहां कौन है क्या कहते हैं नसरुल्लाह गडानी के कातिल, कौन है अजीज मेमन के कातिल, कौन था नाजिम ढोकियों का कातिल? क्या बात कर रहे हैं हम? ये ब्लाइंड बता के ओपन एंड शट केसेस के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उन तक को पार्टी सस्पेंड नहीं करती, उनको नवाज रही होती है, उनको पेट्रनेज कर रही होती है। ये आपके और मेरे मरने के ऊपर अफसोस करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जनाब आप जो पेट्रनेज की बात करें, जो अब ये नए सूबों की बात फिर हो रही है इस वक्त इंतजामी हवाले से, आप समझते हैं कि इस तरह मामलात हल हो सकते हैं? इस तरह कोई गुड गवर्नेंस हो सकती है, आ सकती है, या वो भी एक सही ला हासिल होगी? इमरान साहब, मैं आपसे बड़ा आसान सा सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें अल्लाह आपको और दे वसाइल हो, मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपकी जिंदगी की अपनी कुल जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए है। मैं आपके घर आता हूं, डाका डालता हूं और पूरे 1 करोड़ रुपए ले जाता हूं, और अगले दिन आपको बोलता हूं कि इमरान साहब अब मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं हर महीने आपको 2 लाख रुपए पहुंचाया करूंगा, इसमें आपके सारे खर्चे पूरे हो जाया करेंगे और वो आप ही के 1 करोड़ से आपको पहुंचाऊंगा। तो आपको क्या लगेगा, मैं बड़ा अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं बहुत फेयर हूं, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए? या आप कहेंगे कि मैं चोर हूं और मैं डाका हूं और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके पैसे लूट के आपका जिंदगी संवारने का दावा करूं? ये हुआ है हमारे साथ में नेशनल कॉम 8 फरवरी को। हमें ही डाका मारा गया, हमें ही लूटा गया, हमारा मैंडेट लूटा गया, हमारा वोट लूटा गया, हमारी आवाज लूटी गई, हमारी नुमाइंदगी लूटी गई, हमारे वसाइल लूटे गए। अब उसको कहते हैं कि जी ये लॉ लाके, ये 26वीं तरमीम लाके, ये 27वीं तरमीम लाके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के हम माहौल बेहतर कर देंगे, और हम डाकुओं के लिए तालियां बजा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे डाकू हैं, आप तो बड़े हमदर्द डाकू हैं। डाकू जी सिर्फ डाकू होता है,
हमदर्द या भला बुरा नहीं होता। उसके क्राइम को पहचाने, उसको उसकी क्राइम की सजा दें। ये बाकी बातें सारी जो बातें हम कर रहे हैं, ये एक कंटेंट क्रिएशन और कुछ भी नहीं है। ये सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती अगर हम इन्हीं के हाथों के अंदर कंट्रोल लेने देंगे हुकूमत का। ठीक है, यानी हमें बिल्कुल एक आप समझ लें कि सारे निज़ाम को तहबाला करके एक नया निज़ाम जो है फिर वो लेकर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर ये जो अपराइजिंग है इस वक्त मसाइल के हवाले से और ये जो जराइम की जो नई लहर है, इस पर हर साहिब सोच बंदा जो है वो इस वक्त परेशान है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद और मौज़ूआत भी हमने आपके सामने साथ शेयर करने हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कारोकारी के बढ़ते वाक़यात खुसूसन सिंध के हवाले से कुछ हमारे पास फिगर्स हैं और मैं आपके साथ शेयर करूं कि पिछले 4 साल में 595 अफराद जो हैं इस मकरूह जो रस्म है इसकी भेंट चढ़े हैं, जिसमें 466 ख़वातीन और 129 मर्द शामिल हैं। ज़ाहिर है कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं इसमें 99 या 100% हम कहें कि जो इंतहाई करीबी अजीज़ है, जिसमें शौहर होता है या फिर वालिद, भाई, बेटे, बेटियां, माँ, इवन माँ तक जो है इस तरह के वाक़यात में शामिल होती हैं। फिर जो बाअसर अफराद की या सियासी सरपरस्ती वो भी एक देखी जाती है और इसकी वजह से मुल्ज़िमान जो हैं वो कानूनी गिरफ्त से आज़ाद होते हैं। ये रस्म क्यों फल रही है, क्यों फूल रही है, क्या इसकी वजूहात है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। समाजी रहनुमा अम्मारा उरगज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आदाद व शुमार मैं बात कर रहा हूँ, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। क्या आप समझती हैं कितना ऐसे केसेस होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं होंगे? ये कितना क्वांटम इसका बड़ा होगा हमारा? जी इमरान बेसिकली कारोकारी का मकसद समझना ये एक बहुत डिटेल में चला जाता है, लेकिन आपने जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया और अगर आप रिसर्च पे जाके बात करें, एमनेस्टी है हमारे यहाँ पे एक इदारा है रिसर्च का, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई इदारा नहीं है तो ये हमें डिफरेंट इदारे जो दूसरे ममालिक के होते हैं उसी पे रिलाय करना पड़ जाता है। ये भी एक अलग सी बहस है, लेकिन उस इदारे के मुताबिक कारोकारी के जो वाकयात हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में इस पे कारोकारी के वाकयात होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट एंगल में देखा जाता है। कुछ जगह पे इसको आप ह्यूमन राइट्स में लेके आते हैं, नहीं लाते, लेकिन जो पाकिस्तान के वाकयात पे क्योंकि अभी हम डिस्कशन में हैं तो कारोकारी के वाकयात को इस्लाम के नजरिए से इधर फैलाया जा रहा है, जिरगा सिस्टम में, कबाइल में, और क्योंकि माशरा और कबाइल दोनों मिलके इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो बजाय इसको समझने के कि बेसिकली इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, बस इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जबकि इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, ये जो गैरत का गलत तस्वुर इस वक्त माशरे को दिया जा रहा है, जिसमें जहालत है, पसमानदगी, उसकी वजह से वो गलत तस्वुर वहां पर परवान चढ़ रहा है। और ये गैरत के नाम पर कत्ल अज खुद सबसे बड़ी बेगैरती इसे अगर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बिल्कुल ऐसे ही इमरान, अगर आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं और जिस एंगल पे जाके कबाइल फैसले जिरगा सिस्टम कर रहा है कि इस्लाम में कारोकारी का जो बेसिक पॉइंट दिया गया था, आप देखिए स्पेशली जना के इसमें आप ये जो बाकी चीजें हम लोग ले आते हैं वो तो बाद में आ जाती हैं, बेसिकली ये जना के लिए था और उसमें भी कहा गया था 4 गवाह। अब देखिए 4 गवाह पेश करना किसी जिना के मुकदमे में नामुमकिन है, तो उसको इतना मुश्किल क्यों बनाया गया था? ताकि लोग कत्ल की तरफ आए ही नहीं। जब इस्लाम में फरमा दिया गया, हदीसों में है कि एक किसी इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो कैसे हो सकता है कि इस कारोकारी के रवाज को हम इतना ज्यादा फैला दें, उसको जिरगा सिस्टम में ले आए? और जिरगा सिस्टम भी वो जहाँ पे मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे इस जो इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसमें नहीं है। कम से कम हमारे इदारों में से कोई एक आध इंसान ऐसा जजेस में से डिफरेंट जगहों से होना चाहिए जो प्रॉपरली इसको देख के फैसला करे। एक लम्हे में फैसला कर दिया जाना, उसी की वजह से हमारे यहाँ क्राइम रेशो कारोकारी के उसमें बढ़ रहा है। गैरत के नाम पे कत्ल में आप देखिए, आदमी को तो कत्ल नहीं किया जा रहा, औरत को क्यों किया जा रहा है? वनी किया जा रहा है, कारोकारी किया जा रहा है, और उसमें जायदाद के मसाइल में डाल दिया जाता है कि बिल्कुल जायदाद के मसाइल जो है ये दूसरा बड़ा फैक्टर है इसके अंदर।
एग्जैक्टली देखिए, इस्लाम में भी औरत को पसंद की शादी का भी मना नहीं फरमाया गया। नो डाउट आप ये डेटिंग नहीं करते नहीं है, लेकिन पसंद की शादी को क्यों फरोग नहीं देते? उसको भी देखें कि अगर लड़के में कोई ऐब नहीं है और लड़की पसंद से शादी करना चाहती है, तो उसको प्यार मोहब्बत से बैठ के अगर सॉर्ट आउट करें तो ये रवाज आगे ना बढ़े। इसी तरह अगर हमारे इदारे शामिल होंगे इस चीज में, तो वो देखेंगे ना कि गैरत के नाम पे जो कत्ल किया गया है वो क्यों किया गया है। जिरका सिस्टम को मैं खुद भी मानती हूँ, मैं खुद कबीले से हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसमें चेक एंड बैलेंस तो रखा जाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। पूरे दुनिया में हमें टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है, इस्लाम को क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हम इस्लाम को गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। ठीक है, यानी जिरगा सिस्टम की जो कंपोजिशन है उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, उसमें जो है एकेडमिया भी शामिल हो। आप इसकी तरफ बात कर रही हैं, लेकिन उससे भी पैरेलल जिरगा सिस्टम से कहीं पहले जो है, जो आपका जुडिशल सिस्टम है, जो कमज़ोर अदालती निज़ाम है, जिसमें जो है कानूनी गिरफ्त से लोग आज़ाद हो जाते हैं। और अब तो ज़ाहिर है कि आपकी आईनी अदालत अगर वो अलग हो गई है और फिर आपके सुप्रीम कोर्ट अलग है, तो आप समझती हैं कि इस तरह की चीज़ें थोड़ी बेहतरी अब आ सकती है हमारे जुडिशल सिस्टम में? देखिए, पहली चीज ये है कि जुडिशियल सिस्टम को समझना, हमारे आम आवाम जुडिशियल सिस्टम को तो समझ ही नहीं रहे। इलिटरेसी इतनी ज्यादा है, पहले तो इसको समझाने की जरूरत है कि आवाम को पता हो कि सिस्टम चल कैसे रहा है। जो ये चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं कानून में, वो हमारे फायदे के लिए है। मजिस्ट्रेट सिस्टम स्टार्ट हो गया हुआ है और उसमें लोगों को जल्द इंसाफ फराहम हो रहा है। बहुत सी अच्छाइयां हैं इस सिस्टम में, लेकिन बेसिक चीज है कि आवाम को पता ही नहीं है। जब तक उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, वो इस सिस्टम को नहीं समझ सकेंगे और फिर एंड ऑफ द डे जिरगे की तरफ चले जाते हैं। जिरगे सिस्टम इज नॉट बैड, मैं उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूंगी। फिर वही बात है कि हमारे इदारे थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए इस चीज पे कि जिरगों में जो इंसान लोग बैठे हुए हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? क्या उनमें कोई ऐसा इंसान है जो मुफ्ती है? जरूर होना चाहिए ऐसा मुफ्ती जिसको इस्लाम के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो और उसी को लेके चले। इसी तरह हमारे गवर्नमेंट में से, इदारों में से, हर जिरगे में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट में से हो। और अवाम को शऊर, मेन चीज है, अवाम को शऊर नहीं है। ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शऊर है, ना जो हमने अभी ये हमारा सिस्टम, लॉ सिस्टम चेंज हुआ है उसके बारे में शऊर है। तो इसमें शऊर देने की जरूरत ज्यादा है। अच्छा, आपकी बड़ी रिसर्च, आपका बड़ा काम जो है वो कैदी खवातीन के हवाले से है जो जेलों में कैद हैं। मुझे बताइए क्या प्रोपोर्शन है वहाँ पर इस तरह के केसेस में? कोई खातून कैद हैं जिनको मतलब यही गैरत के नाम पर या ऑनर के उसमें कोई कैद है वहाँ पे, या वहाँ पे उस तरह की है ही नहीं? किस तरह की बड़ी तादाद है वहाँ पर इन जनरल? देखिए, हमारे यहाँ जेलों में जो ज्यादा तादाद है वो मंशियात से रिलेट है। हमारे यहाँ जो खवातीन कैदों में है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक बात बोली थी कि ये जो कारोकारी वाला सिस्टम है, वनीका है या गैरत के नाम पे कत्ल, ये तो कत्ल हो जाते हैं जगह सिस्टम में ही आके, लेकिन ये थानों तक ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जेल तक नहीं जाते। हमारे इदारों की भी कोशिश होती है कि जो बड़े जराइम में मुलव्विस खवातीन हैं उनको जेल तक लेके जाए। और जेलों में जो खवातीन हैं वो मनशियात के केसेस में इनोसेंट कम होती हैं। ऐसी खवातीन जो नई नई आई हैं, जिन्होंने पैसा कमाना है, जिनको नहीं सिस्टम का पता, वो समझती हैं कि ये एक हमारा स्पेशली हमारे कबाइल से रिलेट, हमारे ऐसे इलाके जो बैकवर्ड हैं, जिसमें आप स्पेशली पेशावर और आई एम सॉरी ANFP के और फिर बलोचिस्तान की ऐसी खवातीन जिनको यही पता है कि ये हमारा कारोबार है, और जो उनके अपने मर्द हैं वो नशे में बैठे हुए हैं, वो मंशियात में मुलव्विस हैं, खुद मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको भी एजुकेटेड नहीं है कि भाई तुम्हारा अपना घर खराब हो रहा है अगर एक चीज से, तो उसी की स्मगलिंग क्यों हो रही है। तो जो हमारे जेल हैं वो ज्यादातर तादाद खवातीन की ऐसी है। ठीक है, यानी ऑनर किलिंग, ये जो मामलात होते हैं ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% तय हो जाते हैं, लोग कत्ल कर दिए जाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो अशराफिया, फिर वही जिरगा सिस्टम जो है, कोई केस अगर हाईलाइट भी हो जाए तो वही जिरगा सिस्टम उन लोगों को डिफेंड भी करता है। जी एग्जैक्टली ऐसे है। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो पसंद की शादी से लेकर हमारे जो मैरिज के बाद के अफेयर्स हैं उनको लेकर जिरगा सिस्टम में ही फैसले हो जाते हैं, वहाँ एजुकेट नहीं किया जाता। जब तक हमारे घरों में
पेरेंट्स को, खास तौर पे माओ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट नहीं किया जाता। जिरगा सिस्टम में भी ऐसे इंसानों को डाला जाए, ऐसे लोगों को डाला जाए जो इस्लामिक तालीमात से प्रॉपर आगाह, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम मोमिन नहीं हैं। कुरान पाक में जगह जगह फरमाया गया है कि ए मुसलमानों मोमिन बन जाओ। तो हम मुसलमान अपने आप को समझ लेते हैं हमें सब कुछ पता है, नहीं, हमारे यहाँ जो इस कुरान पाक पढ़ाया जाता है उसका तर्जुमा नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा उरगज़ई समाजी रहनुमा हमारे साथ आम तरीन मामले पर हम उनके ख्यालात से आगाही ले रहे थे। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे बच्चों के अगवा या गुमशुदगी के बढ़ते केसेस की, और इन केसेस में कामयाबी कितनी हुई बाजियाब करने में। अगर सिर्फ इसी साल के हवाले से बात करें तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये मौजूद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के लिए, जो लापता बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए रोशनी हेल्पलाइन एक कराची में काम कर रही है, एक एनजीओ, और उनके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में रवा साल 6 महीने में जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस बच्चों की गुमशुदगी के, ये लापता होने के 1373, और अच्छी बात यह है कि 1268 बच्चे इसमें बाजियाब हो गए हैं। ये वो केसेस हैं जो 105 बच्चे जो गुमशुदा बच्चे, उनकी तलाश अब भी जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, और वो जो गुमशुदा बच्चा है, लापता बच्चा है, उसके फैमिली पे, उसके माँ बाप पे, उसके बहन भाइयों पे, उसके अजीज़ व अकारिब पर क्या गुजरती है इस तमाम अरसे में। और तीसरी बात यह है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है मुल्कगीर सतह पर, क्या कोई ऐसा मेकैनिज़्म है? क्योंकि एक ज़माने में हम देखते थे मीडिया में ये बच्चा किसका है, या गुमशुदा बच्चों की तस्वीर के हवाले से मीडिया जो है वो बड़े प्रोग्राम किया करता था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें नहीं हैं। मोहम्मद अली साहब जो कि सदर हैं रोशनी हेल्पलाइन 1138 के, इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, ये जो आदाद शुमार हैं आपने दिए हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं जी, ठीक? तो वो ऐसे केसेस जो रिपोर्ट ना हुए हों, आप समझते हैं कि उनका भी बड़ा क्वांटम होगा? बच्चा एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप के लिए कि हर हाल में वो रिपोर्ट करते हैं केस उसकी गुमशुदगी का। जी देखें, पाकिस्तान में एक इशू ये सबसे बड़ा है जो कि गुमशुदा बच्चों के हवाले से है कि पाकिस्तान में सरकारी या गैर सरकारी सतह पे रोशनी हेल्पलाइन के अलावा आपको आदाद शुमार नज़र नहीं आएंगे, जबकि होने चाहिए। और आप हमारे आदाद शुमार देखें तो ये टोटल केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड होते हैं। हमारा ये सारा डेटा पूरे पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन से पिक किया जाता है। नहीं, लेकिन मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ जो वालिदैन क्या वो रिपोर्ट कराते हैं या नहीं कराते? औलाद तो एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान किसी तौर उसको चैन नहीं पड़ेगा, वो तो रिपोर्ट कराएगा ही कराएगा। मैं ये ज़रा पूछ रहा था। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो डेटा रवा साल का रिपोर्ट हुआ है कि 1373 केसेज है, मैं समझता हूँ जो हमारी अपनी असेसमेंट है कि 10 टाइम केसेज हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। 10 गुना ज़ायद? यस, 10 गुना ज़ायद वो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि बाज़ तो ज़्यादातर केसेस ऐसे भी होते हैं कि वालिदैन जो है वो अपने तौर पे तलाश कर रहे होते हैं और वो क्या शॉर्ट टाइम में बच्चा मिल भी जाता है, या वालिदैन जो हैं किसी खौफ की बिना से थाने नहीं आते हैं, या किसी वजह से वो जाली आमिल पीरों जादू टूना करने वालों के पास चले जाते हैं। ठीक है ना, इस वजह से जो असल में फौरी तौर पे एरिया पुलिस स्टेशन में या हम जैसे इदारे को रिपोर्ट हो जाना चाहिए केस, वो नहीं हो पाता है। इसी वजह से वो आदाद शुमार में काउंट ही नहीं होते हैं केसेस। तो हमारे पास ये इस तरह की असेसमेंट होती है कि थाने में केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, हमारे पास रिपोर्ट हो गया केस। हमारी 1138 का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 24 आवर्स चलता है, वो दीवारों पे लिखा हुआ है, तो लोग उसको देख के हमें डायरेक्ट रिपोर्ट कर देते हैं और हम उसकी तलाश शुरू कर देते। तो जब ये ट्रेल चेक करते हैं कि केस हमें कब रिपोर्ट हुआ, पुलिस स्टेशन में कब रिपोर्ट हुआ, पहली दफ़ा थाने में कब उन्होंने अटैम्प्ट किया रिपोर्टिंग का, FIR कब कटी, ये सारा जब हम चेक करते हैं तो आप यकीन करें कि केसेस का जो क्रूशल टाइम होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो बच्चा 10 साल या 10 साल से नीचे है और वो खुदा न खास्ता गुम हो गया बच्चा या बच्ची, और अगर वो चंद घंटों में करीबी थाने में हम जैसे इदारे को रिपोर्ट नहीं हुआ और अगर वो नहीं मिला तो वो एक डिफ़िकल्ट केस हो जाता है, उसको तलाश करना समझ लें मुश्किल तरीन काम हो जाता है। तो अगर इस तरह के जो ख़तरनाक केसेस हैं वो अगर नहीं रिपोर्ट होते हैं तो आप अगर देखें आदाद शुमार तो पुलिस की भी तो कुछ रिवायती वो होती होगी ना कि आप देख लें 24 घंटे गुजार लें, हो सकता है कहीं चला गया और खुद वापस आ जाएगा, और यही बड़ा क्रूशल टाइम होता है। देखें, जब हमने काम शुरू किया सन 2000 के अंदर रोशनी हेल्पलाइन 1138 में, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं था
कि मिसिंग चिल्ड्रन के केस को डायरेक्ट एफआईआर उसकी रिपोर्ट होती हो, डायरेक्ट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता हो। यही कहा जाता था कि बच्चे को आप करीबी रिश्तेदारों में ढूंढें, आसपास ढूंढें, किसी शेल्टर में ढूंढ लें, वो कहीं चला गया होगा, वापस नहीं आया तो फिर आप आइएगा, हम कुछ करेंगे। इसी असना में बच्चे की डेड बॉडी रिकवर होती थी, बिल्कुल बच्चों के साथ अब्यूज हो जाया करता था, और उसमें इंतहाई करीबी पड़ोसी या खानदान के या रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व होते थे। ये भी बिल्कुल असेसमेंट में आई है कि जो भी बच्चा अब्यूज हुआ है या कुछ संगीन वाकया उसके साथ पेश आ गया है, जरूर उसका कोई ऐसा है जिससे बच्चा मानूस है। ठीक है, वो शनाख्त के खौफ से। यस, तो अमूमन ये भी सामने बात आई। आप मुझे बताइए, ये हम देख रहे हैं कि सिंध में 645 बच्चे, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जनवरी से जून 2025, 6 महीने की, सिंध में 645, पंजाब में 521। ये दो मतलब पॉपुलेशन वाइज हम यहाँ पर कह लें कि सिंध और पंजाब बड़े हैं, क्या वजह है कि यहाँ पे ज्यादा केसेस हैं सिंध और पंजाब? देखिए, ये फ्लैक्चुअलिटी रहती है कि डेटा ऊपर नीचे हो। बट एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान, जहां 55, खैबर पख्तूनख्वा में 106, इस्लामाबाद में 33, आजाद कश्मीर में 11, गिलगित बल्तिस्तान में 1 केस, तो मैं ये सिंध और पंजाब इसलिए ज्यादा मेरे लिए वो है। जी बिल्कुल, देखें मैं एक बात तो बड़ा असूख से कह सकता हूँ कि जब से ये ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट आया है 2020 में, तो इस एक्ट में बड़ा क्लियर है कि अब गुमशुदा बच्चे का केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रोजनामचे में दर्ज नहीं किया जाएगा, उसकी डायरेक्ट 154 की एफआईआर कटेगी। लेकिन अभी भी बदकिस्मती से अलमिया ये है कि वो एक्ट अभी तक हर थाने के एसएचओ तक नहीं पहुंचा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तेजी से जिन हंगामी बुनियादों पे होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। ये कभी तक इशू है। 2020 में ये एक्ट पास हुआ है, उस एक्ट के बाद अब भी अगर उठा के देखें तो रोजनामचे में एंट्रीज की जा रही हैं, उस बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। एक ये वजह भी है कि इस एक्ट की जितनी अवेयरनेस जिस सूबे में ज़्यादा हुई है वहाँ रिपोर्टिंग का तनासुब ज़्यादा है। अगर आप देखें, नहीं तो आप कहें कि ये सिंध और पंजाब में रिपोर्टिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब रिपोर्टिंग अगर हुई है तो थानों का अच्छा हुआ है और जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये बताइए 1373 बच्चे जो नंबर्स है मेरे पास, उसमें 1268 बच्चे बाजियाब हो गए, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें क्या इन जनरल पैटर्न क्या था उनकी बाजियाबी में, क्या नेचर थी, किस तरह के केसेस थे ये? देखिए, ज़्यादातर अगर आप 2024 को देखें तो 3070 केसेस रिपोर्ट हुए और 3070 केसेस में से कोई 2841 केसेस रिकवर हो गए। बाकी जो स्टिल अभी रह गए हैं वो 195 ये 2024 का मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूँ। इसी तरह से 34 डेड बॉडीज़ भी रिकवर हुई। अगर आप सूबा वाइज देखें 2024 का आदाद शुमार, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पंजाब में रिपोर्ट हुए, 1800 से ज़ायद केसेस। और दूसरे नंबर पे जो सूबा आता है वो सिंध का सूबा है कि 972,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। तीसरे नंबर पे KPK में रिपोर्ट हुए। फिर उसी तरह से अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में 56 केसेस हैं, ICT में 90 केसेस हैं। बिल्कुल, इस तरह से जो रिकवरी पैटर्न है वो क्या है, क्या किस तरह से ये जो इतनी मेजर रिकवरी हुई है? हमारे पास जो ये रिकवरी जो होती हैं, या हम रिकवरी का डेटा जो शेयर करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस हैं कि जो बच्चे रनअवे हो रहे हैं घरों से भाग रहे हैं, जो मैनेजेबल एज ग्रुप है, जो 12 साल से बिलो 18 का एज ग्रुप है, इस एज ब्रैकेट में ये वो बच्चे किसी ना किसी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, या कोई तशद्दुद इन पर हुआ, या कोई ज़बरदस्ती इनको काम पे लगाने की कोशिश की गई, या कोई ऐसी बात हुई जिससे नाराज़ होके चले गए और शॉर्ट टर्म में फिर ये मिल भी गए या वापस भी आ गए। तो अंदाजन कितने % ऐसे बच्चों की अब रिकवरी होगी? देखें, अगर हम ये देखें तो 3070 केसेस अगर 2024 में हुए तो 72% ये केसेस थे जो 12 साल से बिलो 18 के एज ब्रैकेट के अंदर थे। ठीक है, यानी इसमें एक आप समझ लें कि 70-75% अगर मैं बात करूं, जी बिल्कुल, तो उसमें वालिदैन जो है उनकी जिम्मेदारी है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि वो जो चीज बाद में वो उनको सिखाई जा रही है, जी, वो उनकी जो पेरेंटिंग है वो पेरेंटिंग से बेहतर हो सकती है। लेकिन इमरान भाई एक अलमिया ये भी है कि ये एक आई ओपनर डेटा भी है हमारे पास, बिल्कुल, कि अगर 3070 बच्चे गायब हुए तो उसमें से मोर देन 72% लड़के हैं और इस एज ब्रैकेट में जो 12 से 18 के दरमियान है। मैं उस तरफ आ रहा था। देखिए 1999 में जावेद इकबाल ने 100+ बच्चों का मर्डर किया, उनके साथ ज्यादती की, और सब के सब वो लड़के थे। ये हमारे कान हमारी आंखें उसी वक्त खुल जानी चाहिए थी। कानून तो सन 2000 में पास हो जाना चाहिए था, जो 2020 में हुआ आके मजम्मती करारदातें पास हुई, बयानबाजियाँ हुई, लेकिन कानून पास नहीं हुआ।
जिसके नतीजे में ज़ैनब का कत्ल हुआ, चूनिया में, कसूर में वाक़यात आप सबके सामने खुली बात है। अब भी लड़के बहुत ज़्यादा एक्सेस है मार्केट में उनका, और वो लड़के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो बच्चे पैटी क्राइम्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के यूज़ हो रहे हैं। अब कहते थे ना कि लड़की, हमारी बच्ची बहुत खतरे पर है, मुल्क में हमारी फीमेल बहुत खतरे पर, यकीनन अब भी वो है, लेकिन अब मेल चाइल्ड खतरे पर है इस मुल्क के अंदर। और उसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अब हमें सोचना चाहिए, हमारे मुतल्लिका इदारों को भी सोचना चाहिए कि अब अगर मार्केट में, अब आप देखें कि सुबह सुबह स्कूल का टाइम होता है, स्कूल लग जाता है और बच्चे यूनिफॉर्म में होटलों पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा इदारा नहीं उनको चेक कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं जो उस होटल को जुर्माना कर रहा हो, कोई उस स्कूल को जुर्माना करने वाला नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये वही बच्चे हैं जो एडवेंचर करते हैं डकैती का, ये वही बच्चे हैं जो आइस पिएंगे, ये वही बच्चे हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज़ होंगे। लेकिन इन बच्चों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्या वो वैन ड्राइवर, हम खुद भी देखें, पहली गलती या कोताही जो है वो वालिदैन के हैंड के ऊपर है। क्या आप अपने बच्ची को वैन के साथ भेजते हैं, स्कूल में ड्रॉप करते हैं, क्या उस वैन ड्राइवर का डेटा मौजूद होता है आपके पास? क्या उस वैन ड्राइवर की मेंटालिटी को आप समझते हैं? क्या आप अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम देते हैं? क्या आप उससे पूछते हैं कि वो मोबाइल पे क्या एक्टिविटी कर रहा है? इस वक्त एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि आप यकीन करें कि हमारे पास इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन से उनकी दोस्तियां हुई, गेम खेलते हुए उनकी दोस्तियां हुई। बच्चा कराची से अपनी आईडी फ़रोख्त करने के लिए, गेम आईडी फ़रोख्त करने के लिए लाहौर पहुंच गया, वहाँ उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो गई, उसका अगवा हो गया, उसके साथ ज़्यादती हो गई। ठीक, अब ये नए ट्रेंड्स मुतारिफ हो रहे हैं कि इस पूरे ये जो मुनज़्ज़म ग्रोह है, मुनज़्ज़म कारोबार है इस वक्त बच्चों के हवाले से, इसमें असमेंट आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली साहब, जो कि सदर हैं रोशनी हेल्पलाइन के। तो नाज़रीन, बात यह है कि औलाद किसी भी वालिदैन के लिए कुदरत का अनमोल तरीन तोहफ़ा होता है। औलाद वफ़ात पा जाए तो कब्र में उतार के एक न एक दिन सब्र आ ही जाता है, लेकिन अगर औलाद लापता हो तो वो वालिदैन के लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। और हमें इस मामले में बिलखुसूस अपनी पेरेंटिंग में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।